नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। पड़ोसी पहले नीति के तहत 8 और 9 जून को मालदीव और श्रीलंका जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। किर्गिस्तान में होने वाले एससीओ समिट में नहीं होगी भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात, विदेश मंत्रालय का बयान। रिजर्व बैंक ने की लगातार तीसरी बार नीतिगत ब्याज दर में 0.25% की कटौती। सस्ते हो सकते हैं होम, ऑटो और दूसरे लोन। आरटीजीएस और एनईएफटी लेन देन पर लगने वाला शुल्क भी किया खत्म। एटीएम शुल्क समीक्षा के लिए कमेटी गठित। सब्सिडी और अनुदान पर निर्भर रहना बंद करें उद्योग और निर्यात संस्थान। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग जगत से आत्मनिर्भर बनने का किया आग्रह। कहा, सब्सिडी के बिना भी व्यापार में बढ़ोतरी संभव। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 की शुरुआत। इस बार कचरा प्रबंधन पर रहेगा विशेष जोर। आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, बेहतर नतीजे के लिए 3 तिमाहियों में किया जाएगा सर्वेक्षण। और तकनीक क्षेत्र में अनिवार्य बनी साइबर सुरक्षा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में साइबर सुरक्षा में नए आयाम विषय पर आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए कारगर रणनीति की बताई जरूरत। और इस हफ्ते के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव और श्रीलंका का दौरा करने वाले हैं, जहां पे भारत के इन देशों के संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। यात्रा के दौरान मालदीव और श्रीलंका के साथ कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। अपने दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों द्वीप देशों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद पहली विदेश यात्रा पर मालदीव और श्रीलंका जा रहे हैं। प्रधानमंत्री 8 और 9 जून को मालदीव और श्रीलंका के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मालदीव की राजधानी माले का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री की मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह के साथ शिखर बैठक होगी। 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की संसद को संबोधित भी करेंगे और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद से मुलाकात करेंगे, जो इस वक्त मालदीव की संसद के अध्यक्ष हैं। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली मालदीव यात्रा है। There will be a meeting with President Solih. The two leaders will jointly inaugurate remotely 2 of the completed projects that we have done. There will be meetings with the Vice President, Mr. Naseem, the Speaker, Mr. Nasheed, and leaders of some of the political parties. And as you know, the Prime Minister has been invited by the Majlis to address the Majlis, which he will also be doing on the 8th of June. माले में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के दौरान भारत मालदीव के बीच कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जा सकते हैं, जिनका मकसद दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत बनाना होगा। The Prime Minister's visit is essentially focused on 3 objectives. Firstly, it is to maintain contacts at the highest level between close neighbors. Secondly, we want to assist the Maldives as their development partner in the revival and development of their economy. And thirdly, of course, is to strengthen the people-to-people relationship we have with the Maldives. विदेश दौरे के दूसरे पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को श्रीलंका की राजधानी
कोलंबो पहुंचेंगे, जहां वे श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ बैठक करेंगे। साथ ही श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना से मुलाकात भी करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि कोलंबो में भारत श्रीलंका के बीच होने वाली वार्ता आतंकवाद की चुनौती से निपटने और विकास के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर होगी। प्रधानमंत्री मोदी का कोलंबो में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने का कार्यक्रम भी है। Have talks with President Sirisena, with Prime Minister Ranil Wickremesinghe. He will meet the leader of the opposition, Mahinda Rajapaksa, and he will also have meetings with Mr. Sambandhan, who heads the TNA, the Tamil parties. And obviously, although the visit will be short, there will be a review of the relationship and identification of how we move ahead. हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक जरूरतों के लिए मालदीव और श्रीलंका दोनों बेहद महत्वपूर्ण हैं। समुद्री सीमाओं के लिहाज से दोनों देश भारत के पड़ोसी भी हैं। दोनों की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था से काफी नजदीक से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा इन दोनों देशों के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करने में सहायक होगी। भारत, मालदीव और श्रीलंका के लोगों के बीच में बहुत सारी समानताएं हैं और आर्थिक तौर पर भी देखें तो एक दूसरे पे अन्योन्याश्रय संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इन संबंधों को और ज़्यादा मजबूत किया जाए, खास करके उस समय जब दोनों देशों में मित्रवत सरकारें कायम हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डी के पांडे के साथ मालदीव के माले से अखिलेश सुमन। और प्रधानमंत्री के श्रीलंका दौरे से पहले भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त ऑस्टिन फर्नांडो से राज्यसभा टीवी ने खास बातचीत की। I am joined by the High Commissioner of Sri Lanka in India, Mr. Austin Fernando. Welcome to RS TV, sir. Sir, our Prime Minister Narendra Modi ji is going to Colombo. What do you think will be main on agenda? Sri Lanka and India had been having long-standing relationships with each other in several areas. We have been working together on economic affairs, cultural affairs, security affairs, and like that, and even in media affairs we have been working together as two countries. So these are the issues which will be on the table between any two heads of states heads of states or heads of governments who will sit together to discuss. So therefore, since I am in Delhi and I am unable to comment about or predict about the agenda to be very very firm on it. I must say that between two countries, these are the issues that may have to be discussed. And in the background we have certain events that had preceded. For example, we have the terrorist attack that happened in Colombo and other areas in Sri Lanka, in several areas. So that is very recent, and therefore it will call for attention between the two countries, because you are also affected by terrorist attacks. So there are certain commonalities on this, and for that matter, that particular event had been told to us by the Indian intelligence people, according to all the reportings we received. So therefore, there could be certain areas where they can be working together if they really want to. So that may be one area. And then we had the memorandum of understanding that had been signed some time back, and there were certain items in the agenda for development purposes under Indian assistance. So those are things which I presume any head of state or head of government would like to be followed up when we meet another head of state. So like that we can consider so many things as projections, and I can't tell you exactly what would be, and all what I said may not be there sometimes. That's a matter of concern for those people. और प्रधानमंत्री के इस दौरे पर और ज़्यादा बातचीत के लिए बातचीत करते हैं मेरे सहयोगी जो कि मालदीव से जुड़े हैं, अखिलेश सुमन से।
अखिलेश, लगातार दूसरी बार देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव और श्रीलंका की ये यात्रा, पड़ोसी पहले की नीति के तहत कितनी महत्वपूर्ण है ये यात्रा, और उनके कार्यक्रम के बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार 2014 में सत्ता संभाली थी, उस समय भी वो पड़ोसी पहले की नीति के तहत गए थे भूटान की यात्रा पे। और भूटान भी आप देख रहे हैं कि वैसे ही हमारा पड़ोसी है जैसे मालदीव या श्रीलंका। तो उसी नीति को आगे बढ़ाते हुए मालदीव और श्रीलंका की यात्रा पे इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, क्योंकि मालदीव और श्रीलंका दोनों ही रणनीतिक रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मालदीव और श्रीलंका में पिछले कई सालों में काफी राजनीतिक अस्थिरता थी और इसका फायदा चीन उठा रहा था। मालदीव और श्रीलंका दोनों एक तरीके से कर्ज के बोझ तले दब गए थे, कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं अभी भी। और भारत की प्राथमिकता ये है कि कैसे उन लोगों को इस कर्ज के बोझ से, इस कर्ज के चक्रव्यूह से निकाला जाए, ताकि वे स्वतंत्र देश के रूप में, भारत के पड़ोसी के रूप में बने रहें। तो इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कोशिश ये है कि किस तरह से ऐसी सहायता मालदीव और श्रीलंका को दी जाए ताकि वहां की जनता को सीधे फायदा हो और वहां की जनता को अपनी जरूरतों के लिए किसी अन्य देश की तरफ नहीं देखना पड़े। तो मतलब जो विकास, सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कहते हैं, उसी तरह से पड़ोसियों के साथ और खास करके सार्क देशों के साथ या बिम्स्टेक देशों के साथ भी उसी नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। तो मालदीव और श्रीलंका दोनों की यात्रा में प्रमुख जोर इस बात पर है। दूसरा प्रमुख जोर यह है, जैसे आतंकवाद जिस तरीके से पिछले दिनों कोलंबो में पांव पसारे आतंकवादी हमले हुए, मालदीव भी उससे अछूता नहीं है। मालदीव में भी इस तरह के खतरे मंडराते रहे हैं हमेशा। तो आतंकवाद पे एक महत्वपूर्ण चर्चा होगी जब वो मालदीव के राष्ट्रपति से मिलेंगे या श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलेंगे, तो इस मसले पर भी एक अहम चर्चा हो रही है। बिल्कुल अखिलेश जी, साथ ही जानना चाहेंगे इस दौरे के दौरान जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है, किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौतों की उम्मीद करें? कुछ जो सरप्राइज एलिमेंट विदेश मंत्रालय अभी रख रहा है कि कुछ सरप्राइज एलिमेंट हमको रखने दीजिए, ताकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाएं और हस्ताक्षर करें उस समय कुछ सरप्राइज भारत के लोगों को भी दिखे, मालदीव और श्रीलंका के भी लोगों को दिखे। लेकिन मुझे जहां तक पता चला है कि एक बड़ा लाइन ऑफ क्रेडिट मालदीव को और श्रीलंका दोनों को दिया जाना है, ताकि उस क्रेडिट लाइन के उपयोग से वे अपने देश की जरूरतें और खास करके सीधे जनता को जो लाभ पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्टों पे जाएं। उसके अलावा जिस तरीके से देखिए एशिया पैसिफिक में जो एक तनातनी की जैसी स्थिति बनी है, इंडो पैसिफिक जिसे अभी नाम दिया जा रहा है, उस इंडो पैसिफिक में भी शांति के लिए क्या रणनीति बनाई जा सकती है, उस पे एक समझौता संभव है। उसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के तहत मालदीव और श्रीलंका दोनों प्रभावित होते रहे हैं और दोनों जानते हैं कि आइलैंड नेशन है और ग्लोबल वार्मिंग अगर होगा तो आइलैंड नेशन सबसे बड़ा खतरा होता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश यह भी है कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पे जो एक सोलर अलायंस का जो प्रोजेक्ट भारत ने शुरू किया है, उस प्रोजेक्ट में वो दोनों गंभीरता से शामिल हो, सक्रियता से शामिल हो और उसमें शामिल होकर जो ग्लोबल वार्मिंग में जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है भारत, श्रीलंका और मालदीव का, उसमें कंट्रीब्यूट करें। जी अखिलेश, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो दोनों ही देश भारत की रणनीतिक जरूरतों के लिहाज से बेहद अहम, और ऐसे में प्रधानमंत्री की यह महत्वपूर्ण यात्रा। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने पहले आधिकारिक विदेश दौरे में कल से 2 दिन की भूटान यात्रा पर जाएंगे। वो भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा उस परंपरा को दिखाती है जिसमें भूटान हमारा एक करीबी दोस्त और भरोसेमंद पड़ोसी है। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be visiting Bhutan from 7th 8th June 2019. This will be External Affairs Minister's first visit abroad as EAM, and it reflects the importance that India attaches to its bilateral relationship with Bhutan, a close friend and a neighbor. During the visit, Honorable Minister is expected to receive audience with His Majesty the King. He will call on Leonchen Dr. Lote Shering, Prime Minister of Bhutan, and also meet his counterpart, Lempo Dr. Tandi Dorji, Foreign Minister of Bhutan. The visit of EAM to Bhutan is in keeping with the tradition of regular exchange of visits and views at the highest level between India and Bhutan.
और एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि किर्गिस्तान में होने वाले एससीओ समिट में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात का कार्यक्रम नहीं है। To the best of my knowledge, there is no bilateral meeting being planned between Prime Minister and Prime Minister of Pakistan on the sidelines of the SCO summit. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि केंद्र सरकार के 5 साल के कार्यकाल में देश में बदलाव की उम्मीदें बढ़ी हैं। आज दिल्ली में ग्रोथ नेट इंडिया के वार्षिक सम्मेलन समारोह में उन्होंने कहा कि लोगों ने जान लिया है कि दुनिया में भारत का दर्जा बढ़ा है, देश प्रगति कर रहा है, दुनिया हमें अलग तरह से देख रही है और अलग अलग अपेक्षाएं, अलग अलग जिम्मेदारियां देती हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के विकास में पड़ोसी देशों का भी विकास होगा। उन्होंने कहा कि पड़ोसियों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि पूरे विश्व में राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला है और इसे जनमत ने भी सिद्ध कर दिया है। You've had actually, I would say broadly, a growth of nationalism. And that nationalism has been sort of validated electorally in many places. And at one level each is different, but somewhere there is a message out there. भारत संयुक्त राष्ट्र की तरफ से बनाए जा रहे ग्लोबल क्लाइमेट एंड क्लीन एयर समूह का हिस्सा बनेगा। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज एक सम्मेलन के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। वायु गुणवत्ता सुधार के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। सम्मेलन में देश भर से आए कई विशेषज्ञों ने भी शिरकत की। विश्व पर्यावरण दिवस के एक दिन बाद गुरुवार को प्रदूषण की समस्या के मसले पर एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। इस मौके पर प्रदूषण पर लगाम लगाने को लेकर कई सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर भी किए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक समूह बनाया जा रहा है, जिसका सदस्य भारत भी बनेगा। दुनिया प्रदूषण के मसले को ये जो चैलेंज है, इसको मीट करने के लिए हम सभी काम करना है। और इसलिए एक यूनाइटेड नेशन लेड ग्लोबल क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन बन रहा है, तो भारत उसका हिस्सा होगा और वो निश्चित रूप से एक अच्छा काम करके दिखाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सॉलिड वेस्ट प्रबंधन के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए BS4 मानक के इंजन का उपयोग भी किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले साल BS4 की बजाय BS6 मानक के इंजन का इस्तेमाल होने लगेगा। साथ ही BS6 मानक युक्त वाहन भी तैयार होने लगेंगे। 2020 से BS6 ये फ्यूल मिलने लगेगा और BS6 कंप्लायंट व्हीकल्स भी तैयार होने लगेंगे। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन ये कमिटमेंट थी। प्रदूषित हवा के चलते दुनिया भर में कई लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसके मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र का इस साल वायु प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष जोर है। भारत में भी सरकार की ओर से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत देश में हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का समयबद्ध लक्ष्य तय किया गया है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और राजधानी दिल्ली में आज व्यापार बोर्ड और व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। इस उच्च स्तरीय बैठक में निर्यात और घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और आयात को नियंत्रित करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा माल परिवहन और कृषि निर्यात पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग और निर्यात संस्थानों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे सब्सिडी और अनुदान पर निर्भर रहना बंद करें और आत्मनिर्भर बने, ताकि स्पर्धा में मजबूती से टिक सकें। बैठक में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत भी उपस्थित रहे। इसके अलावा वाणिज्य, राजस्व, शिपिंग, राजमार्ग, कृषि, IT, टेक्सटाइल समेत कई अहम मंत्रालयों के सचिवों ने भी शिरकत की।
National aspirations call for a greater thrust, and which is why I thought it's important that both the Board of Trade and the Council for Trade Development and Promotion meet together. Meeting separately the industry and meeting separately the states will possibly not give us the kind of outcomes that synergy between the two departments can give us, or between the two sets of persons and different stakeholders can give to the potential outcomes. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट पॉलिसी जारी कर दी है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने मौद्रिक नीति की समीक्षा में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया। ये 9 साल के निचले स्तर पर आकर 5.75% हो गई। आरबीआई ने अपना रुख न्यूट्रल से बदलकर अकोमोडेटिव किया है। आपके होम और कार लोन की ईएमआई में कमी आ सकती है। आरबीआई की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का फैसला लिया गया। इस कमी के बाद रेपो रेट 6% से घटकर 5.75% पर आ गया है। आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती की है। इसके बाद अब रिवर्स रेपो रेट 5.5% पर आ गया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान जताया है। साथ ही वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में महंगाई 3 से 3.1% और दूसरी छमाही के लिए 3.4 से 3.7% तक रहने का अनुमान लगाया है। During June 3rd and 4th, 2019, the Monetary Policy Committee assessed the recent macroeconomic developments and the outlook in its meeting today. It voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points. So we had discussions on June 3rd and 4th, and then again we sort of took the decision today, and the decision this time has been unanimous. आरबीआई के फैसले से निजी निवेश गतिविधि बढ़ेगी और वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को कम ब्याज दर पर कर्ज दे पाएंगे। कॉर्पोरेट जगत ने आरबीआई के फैसले का स्वागत किया है। After you have reposed liquidity and the demand rises and capacity utilization gets fulfilled, automatically more investments will take place. रिजर्व बैंक ने आरटीजीएस और एनईएफटी से चार्जेस भी हटा दिए हैं। आरबीआई ने एटीएम शुल्क की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई है जो पहली बैठक के 2 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और सरकार ने आज दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 लॉन्च कर दिया। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि इसमें अपशिष्ट प्रबंधन और गंदे पानी का शोधन कर इसके इस्तेमाल पर विशेष फोकस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेहतर नतीजे के लिए देश में शहरों की स्वच्छता का तिमाही मूल्यांकन किया जाएगा। इस मूल्यांकन को जनवरी 2020 में होने वाले व्यापक वार्षिक सर्वेक्षण में फीड किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 लागू करने का मकसद शहरों की धरातल पर प्रदर्शन और सेवाओं की निरंतर निगरानी है। इसमें 2 श्रेणियों में रैंक दी जाएगी। पहली श्रेणी 1 लाख और उससे ऊपर की आबादी वाले शहरों की होगी और दूसरी 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की। शहरों का प्रदर्शन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में रैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण होगा। जनवरी 2020 में होने वाले वार्षिक सर्वेक्षण में तिमाही मूल्यांकन का 25% वेटेज दिया जाएगा। This is a program which was started, as I said, amidst some cynicism. We are not only completing it, but we are taking it to the next level, where wastewater, fecal sludge, and I think we will have to, in a futuristic version of this program, look at how we deal with water, air, and our general system from a sustainability point of view. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत को अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर बनाने के लिए एक बेहतर कार्य रणनीति बनाने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने आज हैदराबाद में सीआर राव एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के कार्यक्रम में ये बात कही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा के विषय पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में ज्यादा निवेश होना चाहिए, जिससे भारत प्रौद्योगिकी निर्यात में विश्व में अग्रणी बन सके।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक प्रगति और विकास के लिए तकनीकी प्रगति जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और नवाचार से लोगों के जीवन में वास्तविक और सकारात्मक प्रभाव आना चाहिए, जिससे गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा और बीमारी जैसी चुनौतियों से निपटा जा सके। उपराष्ट्रपति ने कहा कि साइबर सुरक्षा हमारी प्रौद्योगिकी संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने विशेषज्ञों से साइबर समस्या पर गहराई से ध्यान देने और इन खतरों का मुकाबला करने के लिए नए समाधान खोजने की बात कही। Artificial intelligence, AI, and machine learning, ML, are the most exciting of these technologies with potentiality to endless applications. These technologies are capable of solving many complex problems of our times. The reason behind the popularity of these technologies is that, coupled with advance in data collection, the aggregation they give machines intelligence, enabling high-level cognitive process like thinking, perceiving, learning, problem solving, and decision making. Present opportunities to complement and supplement human intelligence and enrich the way people live and work. Artificial intelligence and machine learning are extensively used in large enterprises. We have to explore the possibility of using these technologies in small and medium enterprises. At present, cyber security is often an afterthought. We have to change this mindset. Cyber security must be an essential part of our technology culture. We must also be intensely aware of the data privacy concerns raised by infiltration of internet into our daily lives. पूरे उत्तर भारत में गर्म हवाओं का सितम जारी है। पारा नए रिकॉर्ड बना रहा है। महाराष्ट्र के विदर्भ और उत्तर के झांसी में सबसे ज्यादा 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। लू के थपेड़ों से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में भी गर्मी के हालात जस के तस बने हुए हैं। गर्मी का आलम यह है कि अब जम्मू के लोगों को भी गर्मी महसूस होने लगी है। बुधवार को जम्मू का तापमान 42.4 दर्ज किया गया। अस्पतालों में भी लू के कारण स्ट्रोक के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं देश भर में अलग अलग हिस्सों में मौसम के हाल की जानकारी के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।